हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यानी कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन होते हैं। तो हम ये सारे रिएक्शंस एग्जांपल के साथ आज समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे मतलब कि 5 टाइप्स। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आज, तो 5 तरह के होते हैं। जो फर्स्ट है आपका कम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। फिर आपका सेकंड है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, फिर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो हम इस पाँचों को एक एक करके 1 बाय 1 करके हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है कम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिख रखा है। कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स कंबाइन टुगेदर एंड मेक अ सिंगल प्रोडक्ट। यानी कम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट को हम मिलाते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, जैसा कि नाम ही है कम्बिनेशन। कंबाइन का मतलब होता है एक साथ मिलाना। ठीक है, तो कम्बिनेशन रिएक्शन वही कहता है कि जब हम दो या दो से अधिक चीज़ों को, यानी कि दो या दो से अधिक कंपोनेंट को जब हम मिलाते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो उसे कहते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने लिखा है। ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, तो मैग्नीशियम ये सॉलिड है और ये ऑक्सीजन है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हमने मिलाया, ठीक है, कंबाइन किया तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, जो कि वो भी एक सॉलिड सब्सटेंस है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सबका स्टेट भी लिख रखा है। जैसे मैग्नीशियम सॉलिड हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, और यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड वो भी सॉलिड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है H2, यानी कि हाइड्रोजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन है। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने मिलाया तो H2O, यानी जिसको हम वाटर कहते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे मैंने L लिख दिया है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं ये सारे रिएक्शन है। जैसे कार्बन हो गया, कार्बन सॉलिड होता है, फिर ऑक्सीजन हमें मिला तो कार्बन और ऑक्सीजन सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। फिर हाइड्रोजन हो गया, और ये तो आपका क्लोरीन हो गया। ठीक है, तो आपका ये पे हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे आपका सोडियम हो गया, सोडियम में हमने क्लोरीन मिलाया तो सोडियम क्लोराइड हो गया, जो सिंपल है। ये सिंपल, ये सारे एग्जाम्पल तो आप नॉर्मली जानते हैं, ये छोटे छोटे रिएक्शंस हैं जिसको आप जानते हैं। तो सारे सिंपल यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखे। ये सारे एग्जाम्पल आपके कम्बिनेशन रिएक्शन के सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, और भी यहाँ पे एग्जाम्पल, यानी कि टोटल मैंने 9 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आप यहाँ पे सारे एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, और सबका जो इक्वेशन है बिल्कुल बैलेंस है। आप सारे इक्वेशंस के बैलेंस को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये एक्वायस फॉर्म में होता है और इसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिया। ठीक है, अब इससे पहले वाले एग्जाम्पल को देखिए, उसी का ये नीचे मैंने नेक्स्ट लिख रखा है। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, जो सॉलिड फॉर्म में। कैल्शियम ऑक्साइड में हमने H2O यानी कि वाटर हमने मिलाया, तो कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर जब हमने मिला दिया तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। अच्छा, आप लोग जानते हैं ये कैल्शियम ऑक्साइड में उसकी बात कर रहा हूँ जो चूना होता है। चूना मतलब कि जिसको हमें दीवार पे चूना करना होता है, तो जो हम मार्केट से ख़रीदते हैं तो जो हमें मिलता है चूना, वो इस फॉर्म में होता है, कैल्शियम ऑक्साइड के फॉर्म में होता है। ठीक है, फिर उसको हम चूना करने से पहले क्या करते हैं, उसके अंदर हम H2O पानी मिलाते हैं। तो उस कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम पानी मिला देते हैं तो वो उसके साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी रिएक्ट करने के लिए तैयार है अभी भी। देखिए यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना हुआ है प्रोडक्ट, उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम CO2 मिलाते हैं तो वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, अब प्लस में H2O हो गया। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि ये कैसे प्रोसेस होता है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड जो हम चूना पत्थर खरीद के लाते हैं और उसमें वाटर मिलाते हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और उसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम दीवार पे
इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम दीवार पे पेंट मतलब जब दीवार पे हम पुतैया करते हैं या दीवार पे जब चढ़ाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, तो वो जो सूखता है, सूखने का मतलब कि हमारे इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है, ठीक है। तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है तो उसी के साथ रिएक्ट करके धीरे धीरे कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो कि एक चमकीला पदार्थ है जो हमारी दीवारें मतलब कि सफ़ेद कलर की चमकने लगती है, ठीक है। तो ये मैंने एक आपको इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताया, ठीक है। बाकी उसी तरीके से आप देख सकते हैं सारे जितने भी कम्बिनेशन रिएक्शन हैं, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप इसको सही तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, मैंने आप लोग को बताया था कम्बिनेशन के बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन था, यहाँ पे मैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन बता रहा हूँ आप लोग को। डेफिनीशन, दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक्स इनटू टू और मोर देन टू सिंपल कंपोनेंट्स, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें एक कंपाउंड यानी एक यौगिक कंपाउंड, जिसको हिंदी में यौगिक बोलते हैं, एक कंपाउंड को क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है, और ब्रेक करके उसको दो या दो से अधिक चीज़ों में बदल दिया जाता है, यानी कि दो से अधिक चीज़ों में उसे ब्रेक कर दिया जाता है। तो वो हो गया हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ ए ऑपोजिट रिएक्शन ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि कम्बिनेशन रिएक्शन का ठीक है ऑपोजिट है। कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स को हम मिला के एक प्रोडक्ट बनाते थे, और यहाँ डिकम्पोजिशन में कि एक प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं कि ब्रेक करके तोड़ के उसको दो या दो से अधिक सिंपल कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एग्जांपल है। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोग को कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है, जो हम ब्रेक करते हैं उसको टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स में उसे जब डिवाइड करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या क्या फैक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम उसको हीट, यानी कि उसको हम हीट से भी कर सकते हैं ब्रेक, और यहाँ पे देख सकते हैं आप एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल के समझते हैं। जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसको हमने हीट किया, हीट करने के बाद ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये ब्रेक हो जाता है, क्योंकि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसलिए एक ही प्रोडक्ट है, और जब हम उसे हीट करते हैं तो मोर टू कंपोनेंट में ये डिवाइड हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे आपका हो गया 2KClO3, जिसको हम बोलेंगे पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। पोटेशियम क्लोरेट को जब हम गर्म करते हैं तो ये आपका पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। तो इसी तरीके से मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिख रखे हैं यहाँ पे, जैसे कि उसी बहुत हो गया आपका, जैसे कि फेरस सल्फेट हो गया आपका। फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं यानी हीट देते हैं तो आपका फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका सल्फ़र डाइऑक्साइड बनता है, उसके बाद आपका सल्फ़र ट्राईऑक्साइड भी बनता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब हो गया कि एक प्रोडक्ट को ब्रेक किया जा रहा है टू और मोर देन टू सब्सटेंस में, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है बच्चों, कि यहाँ पे हीट है। देखो, ये मैंने 4 एग्जांपल लिए हैं जो हीट से ब्रेक किया जाता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, आपका पोटेशियम क्लोरेट हो गया, आपका फेरस सल्फेट हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या है कि हीट, जब इनको हम हीट यानी इसको जब गर्म करते हैं तो ये ब्रेक हो रहे हैं टू और मोर देन टू कंपोनेंट में। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी का लिया है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से भी हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, ठीक है, हीट से। तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिसिटी ले लिया, 3 एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी के, जैसे 2H2O सिंपल जो हमारा पानी है, जो वाटर कहते हैं, ठीक है। वाटर को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आपका NaCl हो गया, NaCl हो गया, ठीक है। NaCl को भी जब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू का, यहाँ पे NaCl मैंने L लिख रखा है, ठीक है। तो L का मतलब ये हो गया कि ये जो NaCl वो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। तो ये NaCl लिक्विड फॉर्म में है, इसमें भी हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो ये सोडियम और क्लोरीन को अलग कर देता है। एक और एग्जांपल यहाँ पे भी आपको, मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक और इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे आपका ये NaCl हो गया, उसके बाद 2Al2O3,
यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड को भी जब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो आपका एल्युमिनियम और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक कर देता है। उसके बाद मैंने 2 एग्जांपल लाइट का लिया है, यानी लाइट जो सनलाइट हो गया, यानी कि सनलाइट हो जाए, या फिर आप या तो उसे सन के लाइट में रख दीजिए, सूरज की रोशनी में रखें, या फिर बल्ब जो आप घरों में यूज़ करते हैं, यानी कोई भी लाइट होना चाहिए। तो हम सिंपल सनलाइट ले लेते हैं। तो यहाँ पे सनलाइट का भी यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में फैक्टर है, ठीक है। तो कैसे, तो जैसे यहाँ पे AgCl हो गया, ठीक है, 2AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड हो गया। सिल्वर क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में है, जब इसे हम सनलाइट में रखेंगे, यानी जब इस पर लाइट पड़ेगा तो ये सिल्वर और क्लोरीन को अलग कर देता है। यानी कि यहाँ पे मैंने 4 एग्जाम्पल हीट के लिए लिए, 3 एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी के लिए लिए और 2 एग्जाम्पल मैंने लाइट के लिए लिए। यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है उसमें ये सारे फैक्टर हैं। यानी कि हीट से भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम करा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से भी करा सकते हैं और लाइट से भी करा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को भी आप ध्यान से देखिए, समझिए, और इसमें भी सारे आपको बैलेंस इक्वेशन मिलेंगे, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका डेफिनेशन है दोज रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड। यानी कि साफ साफ इससे पता चल रहा है कि एक एलिमेंट जो होता है वो किसी कंपाउंड के, किसी दूसरे कंपाउंड में जो एलिमेंट होता है उसको हटाकर वो एलिमेंट उसकी जगह को ले लेता है, ठीक है। एग्जाम्पल से आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे है कॉपर सल्फेट, ठीक है। फर्स्ट कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट में जब हम जिंक डालेंगे, ठीक है, यानी कि जिंक के साथ जब इसका रिएक्शन कराते हैं, कॉपर सल्फेट का जिंक के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। यानी कि जिंक ने क्या किया, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अलग कर दिया और सल्फेट के साथ जिंक सल्फेट बना दिया, यानी कॉपर को अलग कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, कॉपर सल्फेट में जब हमने जिंक रिएक्ट करवाया, जिंक के साथ हमने जब रिएक्शन कराया तो इसमें जिंक ने क्या किया, कॉपर के जगह पे खुद जिंक अपना जगह ले लेता है। यानी कि यहाँ से कॉपर सल्फेट में कॉपर को अलग कर देता है। यहाँ पे देखिए कॉपर अलग हो गया है और जिंक जो है जिंक सल्फेट बन गया है। सेकेंड एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट, वही जो ऊपर कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में अब हम मैग्नीशियम मिलाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे जिंक हमने मिला तो मैग्नीशियम मिलाते हैं। तो कॉपर सल्फेट में जब हम मैग्नीशियम मिलाते हैं तो मैग्नीशियम भी जिंक की तरह मैग्नीशियम सल्फेट बना देता है और कॉपर को अलग कर देता है। थर्ड एग्जांपल में कॉपर सल्फेट, वही कॉपर सल्फेट हुए, फिर वापस कॉपर सल्फेट में इस बार मैग्नीशियम की जगह पे हम फेरस मिलाते हैं, ठीक है। फेरस जब मिलाते हैं तो फेरस भी वही करता है, कॉपर को अलग कर देता है और फेरस खुद सल्फेट बना लेता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिंक, मैग्नीशियम, फेरस, इन तीनों ने क्या किया है कि कॉपर को अलग करके खुद सल्फेट के साथ एक कंपाउंड बना लिया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे आप नोट कीजिएगा, जिंक ने कॉपर को हटाया, मैग्नीशियम ने भी कॉपर को हटाया, फेरस ने भी कॉपर को हटाया। इसका मतलब कि ये जो जिंक है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टेंट है, यानी इसकी ज़्यादा रिएक्शन की वैल्यू जो है, रिएक्टेंट की वैल्यू ज़्यादा हो गई जिंक की, ठीक है। कॉपर से ज़्यादा इसका रिएक्टेंट वैल्यू है, इसीलिए जिंक ने क्या किया, कॉपर को हटा दिया। उसी तरह मैग्नीशियम ने भी क्या किया, कॉपर को हटा दिया। इसका मतलब कॉपर से ज़्यादा मैग्नीशियम है। और यहाँ पे फेरस भी हटा दिया कॉपर को, तो इसका मतलब कॉपर से ज़्यादा रिएक्टेंट फेरस है, ठीक है। तो इसका मतलब जो ज़्यादा रिएक्टेंट होता है वो कम रिएक्टेंट वाले एलिमेंट को अलग कर देता है, ठीक है। जो ज़्यादा रिएक्टेंट का जो एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टेंट वाले एलिमेंट को अलग कर देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। आगे एग्जाम्पल और दिए हुए हैं, कॉपर क्लोराइड CuCl2, ठीक है। कॉपर क्लोराइड में जब हमने लेड मिलाया, ठीक है, तो लेड क्लोराइड बन गया। इसका मतलब कि कॉपर से ज़्यादा मजबूत कौन है, लेड है। यानी कि लेड जो ज़्यादा रिएक्टेंट, इसकी वैल्यू जो है ज़्यादा रिएक्टेंट है कॉपर से, तो इसने लेड ने भी क्या किया, कॉपर क्लोराइड में से कॉपर को अलग कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से आप नीचे देख सकते हैं
जितने भी एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं ये सारे डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन हैं और आपको इसी तरीके से सारे समझना है, ठीक है। इसका मतलब जितने भी हाई रिएक्टेंट की वैल्यू के एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, कम रिएक्टेंट वाले वैल्यू को अलग करते हैं। जैसे इसमें H2 को अलग किया, इसका मतलब जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। मैग्नीशियम में जब हमने HCl मिलाया तो इसमें मैग्नीशियम में जब HCl मिलाया तो क्या बन गया, मैग्नीशियम Cl MgCl2, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका मतलब इसमें से अलग कौन हो रहा है, हाइड्रोजन अलग होता है। इसका मतलब कि हाइड्रोजन को अलग किसने किया, मैग्नीशियम ने। इसका मतलब हाइड्रोजन से ज़्यादा मैग्नीशियम रिएक्टेंट है। जो चीज़ें अलग कर रहा है इसका मतलब वो कम है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन अलग हो गया है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन अलग है, यानी कि हाइड्रोजन को अलग किसने किया है, सोडियम ने किया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे H2 है, यानी कि सोडियम में जब पानी हम मिलाते हैं, वाटर जब मिलाते हैं तो यहाँ पे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इसमें इसने क्या किया कि सोडियम ने हाइड्रोजन को हटाया, इसका मतलब हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टेंट वैल्यू किसकी है, सोडियम की है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो अलग हो रहा है तो इसका मतलब उसकी रिएक्टेंट वैल्यू कम है, ठीक है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। हम आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि जो पीछे हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो वो उसे हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, और ये पढ़ रहे हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में लिख रखा है, दोज रिएक्शन इन विच आयंस ऑफ टू कंपाउंड्स इंटरचेंज विद अदर टू आयंस ऑफ कंपाउंड। यानी कि इसमें क्या है कि एक कंपाउंड के जो आयन होते हैं, दो आयन पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो एक कंपाउंड के जो आयन है वो दूसरे कंपाउंड के आयन के साथ इंटरचेंज करते हैं एक दूसरे को। अभी मैं एग्जांपल जब दूंगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। सिंपल है, डेफिनेशन समझ लीजिए। दोज रिएक्शन इन विच आयंस ऑफ टू कंपाउंड इंटरचेंज विद अदर टू आयंस ऑफ कंपाउंड, यानी कि एक कंपाउंड के जो आयंस होते हैं प्लस और माइनस का, पॉजिटिव और नेगेटिव का, वो दूसरे कंपाउंड के पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल तक समझाता हूँ, आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे AgNO3 हो गया, ठीक है, AgNO3, फिर हमने मिलाया किसके साथ, NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड के साथ हमने मिलाया, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 जो है सिल्वर नाइट्रेट को हमने मिला दिया सोडियम क्लोराइड के साथ, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड, और यहाँ पे बन गया सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। अब यहाँ पे समझाता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ का जो सिल्वर था Ag, और यहाँ का जो क्लोरीन था Cl, तो यहाँ का Ag पे आपका एक प्लस का साइन हो गया, ठीक है, और Cl पे एक माइनस का साइन हो गया। तो Ag जो है एक जो प्लस का साइन होगा मतलब इस पर एक पॉजिटिव आयन है, और क्लोरीन पे माइनस का साइन का मतलब हो गया कि क्लोरीन का एक नेगेटिव आयन है। आपको पता है कि क्लोरीन का, जैसे कि आपको पता है कि 17 होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ये उसमें क्या करता है कि एक, जैसे आपको मैं समझाता हूँ यहाँ पे, जैसे 17 होता है क्लोरीन का, तो 2 8 और ये 7, यानी कि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। आप समझ सकते हैं, जैसे क्लोरीन का 17 होता है तो पहले सेल में उसने दो कन्फिग्रेशन में, पहले सेल में 2 दे दिया इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 7, यानी कि इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन लेता है, इसीलिए क्लोरीन पे एक माइनस बढ़ जाता है, यानी कि क्लोरीन। तो यहाँ पे जो सिल्वर है, सिल्वर पे एक प्लस का होता है और क्लोरीन पे एक माइनस का होता है। तो यहाँ का प्लस और यहाँ का माइनस एक साथ हो गया AgCl, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे सोडियम हो गया आपका, ठीक है। तो सोडियम पे भी आपका वही होता है, एक सोडियम पे भी एक प्लस का होता है, और यहाँ पे नाइट्रेट में जो है ये भी एक माइनस का होता है। तो यहाँ का सोडियम और यहाँ का नाइट्रेट एक साथ हो गया, यानी कि इन्होंने अपना आयन को चेंज कर लिया है, जैसे AgCl और NaNO3। उसी तरीके से यहाँ बेरियम क्लोराइड हो गया और यहाँ पे सोडियम सल्फेट हो गया। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जब रिएक्शन करते हैं तो आफ्टर रिएक्शन बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जैसे बेरियम हो गया तो बेरियम पे 2 प्लस होता है और यहाँ पे सल्फेट पे 2 माइनस होता है। तो इसका मतलब यहाँ का 2 प्लस और यहाँ का 2 माइनस एक दूसरे के साथ कंबाइन हो सकते हैं। तो बेरियम का 2 प्लस और सल्फेट का
2 माइनस एक साथ हो गए, और यहाँ का सोडियम पे जो एक प्लस होता है और क्लोरीन पे एक माइनस होता है, तो यहाँ सोडियम का एक प्लस और क्लोरीन का एक माइनस, ये दोनों एक साथ कंबाइन हो गए, तो यहाँ पे NaCl बन गया, और बेरियम के 2 प्लस और सल्फेट का 2 माइनस, तो बेरियम सल्फेट एक साथ बन गया। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे और भी है, जैसे बेरियम क्लोराइड हो गया। ऊपर वाला एग्जाम्पल को एक बार और लेते हैं, यहाँ का बेरियम क्लोराइड हो गया, तो बेरियम क्लोराइड, और यहाँ पे हो गया कॉपर सल्फेट, तो सेम वही है जैसे कि बेरियम हो गया, बेरियम पे 2 प्लस होता है यानी 2 पॉजिटिव आयन होता है, और यहाँ पे सल्फेट पे 2 नेगेटिव आयन होता है, तो इसलिए बेरियम और सल्फेट एक साथ हो गया, यहाँ पे बेरियम सल्फेट BSO4, और उसके क्लोरीन पे एक माइनस का होता है, और आपका कॉपर पे भी एक प्लस का होता है। ठीक है आयन, तो आपका कॉपर पे एक प्लस का और क्लोरीन पे एक माइनस का, तो आपका इस तरीके से यहाँ पे कॉपर क्लोराइड बन गया। ठीक है, ये सारे 3-4 एग्जाम्पल मैंने दे दिए, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अब हम आगे पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे मैंने लिखा है रेडॉक्स। रेडॉक्स का मतलब ये हो गया, RE का मतलब हो गया रिडक्शन, और OX का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को मिला के हम रेडॉक्स कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पढ़ना। रिडक्शन क्या होता है, मतलब वो रिएक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि जब हाइड्रोजन को हम मिलाते हैं, ऐड करते हैं किसी भी कंपाउंड में, ठीक है, किसी भी कंपाउंड में या एलिमेंट में जब हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो उसे रिडक्शन कहते हैं। या अगर हम ऑक्सीजन को किसी कंपाउंड में से ऑक्सीजन को निकालते हैं तो भी रिडक्शन ही कहलाता है। ठीक है, यानी कि हम ऑक्सीजन को अगर किसी कंपाउंड में से ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, या उस कंपाउंड में या फिर उस एलिमेंट में हाइड्रोजन हम मिला रहे हैं, तो दोनों केसेस में हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। यानी यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन को निकालना और हाइड्रोजन को मिलाना रिडक्शन कहलाता है। और ठीक इसी का ऑपोजिट ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का मिलाना और हाइड्रोजन का निकालना, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन मिलाते हैं, हाइड्रोजन निकालते हैं, और रिडक्शन में हाइड्रोजन मिलाते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है यही आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है। एग्जाम्पल लेके समझाते हैं आगे, आप लोग को बेहतरीन समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ये आपका हो गया कॉपर ऑक्साइड। अब प्लस में आपका हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो हमने जब यहाँ पे हमने उसको गर्म किया, हीट किया, ठीक है, तो जब हमने उसको हीट किया तो कॉपर अलग हो गया और H2O अलग हो गया। देखिए ध्यान से, कॉपर ऑक्साइड में जब हमने हाइड्रोजन मिलाया, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में जब हमने हाइड्रोजन मिलाया फिर उसे गर्म किया तो कॉपर अलग हो गया, यानी कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर अलग हो गया और H2O अलग हो गया। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को एक चार्ट के द्वारा मैं समझाऊंगा। देखिए ध्यान से, ये कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड में हम हाइड्रोजन मिला रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, और इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर बच गया, इसका मतलब इसमें का ऑक्सीजन जो था वो अलग हो रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से चार्ट को समझते हैं। ये कॉपर ऑक्साइड हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, तो कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ जब हम मिलाते हैं तो यहाँ पे कॉपर और H2O अलग हो गया। इसका मतलब इस कॉपर ऑक्साइड में से देखिए बस कॉपर बचा, इसका मतलब इसमें से ऑक्सीजन निकल गया। यहाँ पे मैंने लिख दिया है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी इस कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रहा है तो कॉपर बच रहा है, तो इसको मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा है तो मैंने लिख दिया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, जब हमने कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन मिलाया था तो कॉपर अलग हुआ और प्लस में H2O भी हो गया, यानी कि ये जो हाइड्रोजन सिंगल था यहाँ पे जब इसके साथ मिलाया गया रिएक्शन हुआ तो बाद में रिएक्शन के बाद H2O यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक साथ आ गया। इसका मतलब इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिल गया यानी ऐड हो गया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन
रिमूव हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रहा है और यहाँ H2 में यहीं से निकल कर H2 में मिल रहा है। ठीक है, एक बार भी ध्यान से समझिएगा, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और जब हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन आके मिल गया, यानी कि कॉपर ऑक्साइड में का O इस हाइड्रोजन में आके मिल गया। ठीक है, तो इसका मतलब एक तरफ से देखें तो ऑक्सीजन निकल रहा है और दूसरे तरफ से देखें तो H2 में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब इसी रिएक्शन में दोनों रिएक्शन हो गए। ठीक है, इसी में दोनों रिएक्शन हो गया, रिडक्शन भी हो गया और ऑक्सीडेशन भी हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा था तो ये हो गया रिडक्शन, और इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको हमने बोल दिया ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं कि ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है ये हमारे एवरीडे लाइफ में क्या क्या इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो ये बात सही है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है रिडक्शन तो यहाँ पे नहीं है, मतलब बस ऑक्सीडेशन जो है वो इफ़ेक्ट करता है हमारे एवरीडे लाइफ में। कैसे? फर्स्ट पॉइंट है कोरोजन। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है रेंसिडिटी। तो कोरोजन का मतलब यहाँ पे मैंने लिख रखा है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी जो लोहा होता है, जितने भी लोहे की चीज़ें होती हैं, अगर उसको हम खुले में छोड़ दें तो उस पर ऑक्सीजन मिलता है, यानी कि वहाँ पे क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन होता है तो उस आयरन के ऊपर ऑक्सीजन मिलता है और मॉइस्चर मिलता है, पानी भी मिलता है। और उस पर अगर मान लीजिए एसिड गिर गया कभी कभी या एसिड के साथ मिल गया तो वो लोहा जो है ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्चर के साथ और एसिड के साथ रिएक्ट होता है, और रिएक्ट होता है तो उसमें जंग लगता है। उसी को मैंने यहाँ पे लिख रखा है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इस तरीके से जो लोहा था, जो आयरन था, जो एक अच्छी क्वालिटी का आयरन था, तो जब उस पर ऑक्सीजन मिलेगा, यानी जब उस पर ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, जब वो लोहा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा और वो लोहे की जो क्वालिटी वो ख़राब हो जाती है, यानी कि वो लोहा कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, जो कि कोरोजन का प्रोसेस है। ठीक है, तो ये कोरोजन किसकी वजह से हुआ? तो हमारा ऑक्सीडेशन की वजह से हुआ, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मिल रहा था लोहे में, तो लोहे में जब ऑक्सीजन मिल रहा था तो इसकी वजह से वो लोहा ख़राब हो गया। दूसरा है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि कोई भी जैसे भोजन पदार्थ है, कोई भी खाने का चीज़ है जो ऑयल वगैरह में बनता है, जैसे कि मान लीजिए हम सब्ज़ी बनाते हैं, रात को हमने सब्ज़ी बनाया और वो सुबह तक ख़राब हो जाता है गर्मियों के मौसम में, उसमें से मतलब स्मेल आने लगता है, उसका स्वाद भी बेकार हो जाता है, जिसको हम खा नहीं पाते हैं। तो वही हो गया रेंसिडिटी, मतलब जिसको हम खा भी नहीं पाते, वो भोजन ख़राब हो गया, वो खाना ख़राब हो गया। तो वो किसकी वजह से हुआ? जैसे आप गर्मियों के मौसम में ज़्यादा देखे होंगे, ऐसा होता है, जैसे दूध भी ख़राब हो जाता है, और जैसे दाल सब्जी भी आप बनाते हैं सुबह तक वो ख़राब हो जाता है, उसमें पूरा मतलब वो पूरे सब्जी में दाल वगैरह में झाग जैसा जम जाता है, उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है, तो वो रेंसिडिटी कहलाता है। तो उसमें भी क्या होता है? उसमें भी यही होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। रीज़न क्या होता है कि जब वो गर्मी का मौसम होता है, तो गर्मी के मौसम में जब ऑक्सीजन होता है, जब खाने पे जाता है, जब खाने के साथ ऑक्सीजन मिलता है तो वो वहाँ पर रिएक्शन करना शुरू करता है। तो उस खाने में ऑक्सीजन मिलता है और रिएक्शन करना शुरू करता है, और टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, मतलब गर्मी का मौसम होता है। अब गर्मी के मौसम में क्या होता है कि जैसा कि आपको पता है कि गर्म में क्या होता है, आप लोग जब क्लास 9th में था तो आपको पढ़ाया गया होगा कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो गर्मियों में, यानी कि अगर हाई टेम्परेचर में उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि बहुत जल्दी, जैसे गर्म पानी में चीनी जल्दी घुल जाता है, ठंडा पानी में नहीं घुलता है, इसका मतलब टेम्परेचर की यहाँ पे वैल्यू है। तो उसी तरीके से ऑक्सीजन जो है खाने में गर्मी के मौसम में बहुत जल्दी से मिलता है। ज़्यादा टेम्परेचर अगर हो तो वो जल्दी से रिएक्ट करता है, और जल्दी से रिएक्ट करने का मतलब होता है कि एक रात में ही खाना ख़राब हो जाता है। अगर ज़्यादा हार्डली अगर गर्मी पड़ रहा है तो एक रात में खाना ख़राब हो जाता है। तो वहाँ पे भी हम कहेंगे कि वहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होता है, उसी को बोलते हैं रेंसिडिटी, जब जो खाना ख़राब हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम अपना कुछ ना कुछ तरीका करते हैं। जैसे कि मान लीजिए खाना को हम खाना को फ्रिज वगैरह में रख देते हैं, तो फ्रिज में रखने से क्या होता है कि इसका टेम्परेचर हाई नहीं होता है, लो होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से उसमें ऑक्सीजन जल्दी रिएक्शन करता है, तो इसलिए हम उसको ठंडा में रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। तो उससे क्या होता है कि
उसका जो रिएक्शन के जो रेट ऑफ रिएक्शन है बहुत कम होता है, यानी कि ना के बराबर होता है ठंड में रखने से। और फ्रिज में बहुत ज़्यादा ही मतलब टेम्परेचर लो होता है, तो जिसकी वजह से वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं हो पाता है, वो रिएक्शन नहीं कर पाता, इसीलिए फ्रिज में खाना को हम सेफली बचा के रखते हैं। या तो कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे आपने देखा होगा चिप्स वगैरह जो है, चिप्स के पैकेट होते हैं, या फिर बहुत ऐसे चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गए, ऐसे बहुत सारे पैकेट होते हैं जिसके पैकिंग होती है और वो चिप्स कुरकुरे 6-6 महीने तक सही रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन डाला जाता है, यानी कि उस पैकेट के अंदर नाइट्रोजन जैसे गैस को हम डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि नाइट्रोजन क्या करता है कि ऑक्सीजन को उस चिप्स के साथ रिएक्ट नहीं होने देता है, जिससे कि हमारा 6-6 महीने तक चिप्स चल जाता है और वो ख़राब होने से बच जाता है। तो ये कोरोजन और रेंसिडिटी हमारे डेली लाइफ में होता है। जैसा कि मैंने बताया, जैसे लोहा हो गया, लोहा आप डेली देखते हैं कि लोहे के किसी का दरवाजे हैं, किसी के ग्रिल है, वो ख़राब हो जाता है। और रेंसिडिटी है, रेंसिडिटी मतलब घर में अगर हम सब्जी रात को फ्रिज में रखना भूल गए तो सुबह तक वो ख़राब हो जाता है गर्मियों के मौसम में। तो ये दोनों प्रोसेस हमारे एवरीडे लाइफ में होते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री का था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ओके।